सुरभि तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। पहले चरण में 5 बजे तक 60.13% वोटिंग हुई। सभी 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर लगभग सभी जगह बम्पर वोटिंग हुई है, जिसने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले चरण में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। बेगूसराय विधानसभा सीट पर 67.32% बम्पर वोटिंग हुई। वहीं इन 121 सीटों पर साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 57.22% वोटिंग हुई थी। वहीं इस बार 5 बजे तक 3% वोटिंग में इजाफा दर्ज किया गया, जो 60% से ज्यादा है। कई सीटों पर पिछली बार के मुकाबले 3 से 5% ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं चुनाव के दौरान कई जगह से तीखी नोकझोंक की खबरें भी मिली। लखीसराय में विजय सिन्हा के निर्वाचन क्षेत्र में उन पर हमला हुआ और विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका गया। वहीं छपरा में सीपीएम प्रत्याशी सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ। सत्येंद्र यादव हमले में बाल बाल बचे। सत्येंद्र यादव अब छपरा की मांझी सीट से विधायक हैं और पहले चरण के मतदान से जुड़ी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और गेस्ट का हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद रहेगा। इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक सटीक तौर पर विश्लेषण करने का प्रयास भी करेंगे कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग या अहम कैसे साबित होता है। तो हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देते हैं। रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी पूर्व संयुक्त निदेशक है ईसीआई से। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं रास बिहारी सर आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसे में उस नजरिए से मुझे जानना जरूरी हो जाता है कि जब बिहार की पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो इस बार का चुनाव बाकी के चुनाव से कितना अलग आपको नजर आया है। देखिए, अगर हम पिछले बार के चुनाव के मुकाबले बात करें तो वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले बढ़ा है जी। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है और दूसरी बात है कि ये बात एक नई भी है कि बिहार में जातिवाद को लेकर पूरी रणनीति बनी, लेकिन विकास भी मुद्दा रहा और विपक्ष की तरफ से रोजगार और पलायन को भी मुद्दा बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल राज की वापसी ना हो जाए, इसको लेके वोटर एकदम सतर्क हो गए थे। उनको लगता था कि जिस तरह से एनडीए ने मुद्दा बनाया था जंगल राज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में, नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, सबने जंगल राज को एक बड़ा मुद्दा बनाया। और आज भी देखा होगा तो अगर आज भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री के भाषण में साफ साफ क्या कैसे कट्टा पढ़ाते हैं, कैसे घोटाला पढ़ाते हैं, यानी कि जंगल राज का पूरी तरह से बिहार के मतदाताओं को बताया गया कि जंगल राज में कैसे हालात थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद जातिवाद को लेकर सबने रणनीति बनाई। एक जाति के सामने उसी जाति के नेता को खड़ा किया। तो ये ठीक है कि बिहार में बदलाव आ रहा है, बिहार में विकास हुआ है, बिहार में सड़कें बनी हैं, बिहार में हॉस्पिटल बने हैं, स्कूल कॉलेज बने हैं, बिहार में रोजगार भी आया है, बिहार के गांव में बिजली पहुंची है, बिहार के गांव में स्वास्थ्य सुविधा पहुंची है। लेकिन जब तक बिहार के लोग जातिवाद से ऊपर उठकर मतदान नहीं करते, अपनी पसंद का नेता नहीं चुनते जी, तब तक चाहे हम कितनी भी बात करें, और ये इस बार भी दिखाई दिया है, क्योंकि दोनों गठबंधनों की रणनीति में जाति एक प्रमुख फैक्टर रहा। ठीक है सर, लौट रही हूं मैं आपके पास, आप बने रहिए। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी पूर्व संयुक्त निदेशक हमारे साथ इसी ऐसे जुड़े हुए हैं। सर, सवाल आपसे इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने अक्सर देखा कि ईसीआई पर सवाल खड़े होते रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले हो या फिर आज ही के दिन क्यों ना हो। जब विजय सिन्हा वाला इंसिडेंट हुआ, आपको भी वो उस बात की जानकारी जरूर होगी। सर, इलेक्शन कमीशन की भूमिका इस दौरान कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बार बार ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर अपोजिशन की ओर से, कि आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। सर,
देखिए सुरभि, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराता आया है, जिसको आज आपने देख लिया होगा। इससे 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की, जबकि मोकामा में जो कैंडिडेट थे रूलिंग पार्टी के, उनको अरेस्ट किया गया और साथ में उनके पे चार्ज था, और साथ में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर केंद्रीय मंत्री जो कि इसी प्रदेश के रूलिंग पार्टी से रिलेटेड है, ललन सिंह, उनको भी वहां पर एफआईआर की गई। और आज भी जो देखने को मिला है, तो ये दर्शाता है पूरे प्रदेश में कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तौर से और सख्ती से चुनाव करा रहा है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर 400 से ज्यादा हमारे आईपीएस आईएएस लगाए गए हैं, वहाँ पूर्व मतदान से पहले उनको डिप्यूट कर दिया गया और सख्ती के साथ किया गया, जिसे अब आज मैं बधाई के पात्र है हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स और वहाँ की जनता, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है मतदान में, और 60 से ऊपर मतदान गया है काफी वर्षों के बाद। ये दिखाता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो इलेक्शन कमीशन को फेवर की, और इस वजह से काफी मतदान बढ़ चढ़ कर लिया गया है। मैं तो समझता हूँ कि जो 18 जिलों में आज मतदान हुआ है, इसके अंदर जो हमारे साथ में आप ये भी देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। इसमें 65,481 जो पोलिंग एजेंट थे हर पार्टी के थे। अभी कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारे को चांस नहीं मिला या हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हर आदमी पोलिंग पार्टी पे मौजूद था, हर तरीके से उसके सामने मशीनें हमारी सील की गई हैं। अब किसी भी को मुद्दा ये नहीं मिल सकता कि हमारे साथ किसी तरह का इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात किया है। आप देखेंगे कि 121 विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें 1314 प्रत्याशी रहे, इसमें 3,75,00,000 जो वोटर हैं उन्होंने भाग लिया है। और सुबह 7 बजे से लेकर कुछ क्षेत्रों में 5 बजे तक का मतदान किया गया, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा का मामला था। जिसमें मुंगेर है, मुंगेर की 3 सीट थी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सिमरी, बख्तावरपुर और महिषी और सूर्यगढ़ा। इन जगहों पे चूंकि क्रिमिनल्स ज्यादा हैं, ऐसी रिपोर्ट थी, इसलिए वहां पर जल्दी मतदान शुरू किया 7 बजे और 5 बजे तक खत्म कर दिया गया। और अभी मतदान कुछ सीटों पे चल रहा है, क्योंकि लोगों को रूल ये है कि जो हमारे 5 बजे तक हमारे इनक्लोजर में आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के वोट डालने के लिए, उनको रात चाहे इतनी देर हो जाए, वो अपना मतदान करके ही जाते हैं पूरा। और आप देखेंगे सर मैं लौट रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर पहले बता देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। पहले चरण में 60.13% की वोटिंग हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट है ये, क्योंकि 20 सालों में अब तक ऐसा देखा नहीं गया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। 60.13% ये वोट परसेंटेज बताया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है। और इसलिए उम्मीद है इस बार बिहार में खासतौर पर जब सरकार चुनने की बारी आती है, तो लोगों से ये जरूर उम्मीद की जाती है कि बेझिझक वो अपना वोट कास्ट करें, और खास तो उन इलाकों के लिए भी जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील रहे हैं इस बार, वहां पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। यहां तक जिन क्षेत्रों में 5 बजे तक वोटिंग समाप्त हो गई, वहां भी ये देखा गया कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वोट कास्ट किया। कई ऐसे इलाके जिनको ये बताया जाता था कि ये एक समय पर यहाँ पर किस तरीके से अपराधियों का खौफ लोगों के मन में होता था, वो जल्दी अपने घरों से वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकलते थे। लेकिन इस बीच उन लोगों की ओर से भी उन इलाकों में भी वोटिंग हुई है, और इसी वजह से लोगों को ये भरोसा है कि वोट के बलबूते पर किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। तो जानकारी के लिए बता दें कि इस बार खासतौर पर इस चुनाव के दौरान कई बड़ी बातें सामने निकल करके आई है। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर, मैं अब एक सवाल ये भी कि सर ऐसे 12 जगह रहे जहां आज हमने ऐसी भी तस्वीर देखी है जहां पर वोट कास्ट करने के दौरान में प्रॉब्लम्स आई, चाहे लखीसराय वाला मामला रहा हो, इसके अलावा पटना में हमने देखा कि मनेर में जब आईडी चेक करने को लेकर के आरजेडी के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने दरोगा को धमका दिया। इसके अलावा सर वैशाली में मामला सामने आया, आरजेडी उम्मीदवार रविंद्र कुमार सिंह को भड़काने पर लोगों ने सीएपीएफ के जवानों पर पत्थरबाजी कर दी। इसके अलावा सर दरभंगा, सारण, लखीसराय 10 जिलों में तो सर ईवीएम मशीनों को लेकर के दिक्कतें आई थी, खराबी बताई गई थी, उसके लिए लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा। तो सर अभी ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को बिहार से पूरी तरीके से अगर निकालना है तो सर अभी और कितना काम करने की जरूरत है, कितना समय लगेगा? उसके बाद मैं राज बिहारी जी का रुख करूंगी। जी सर। देखिए सुरभि जी, आपने आज देखा, अभी भी आपने बताया कि 60% से ऊपर मतदान गया, जबकि 3 बजे जो है
53.77% मतदान हो चुका था। और आप जो बात कर रही हैं इस बात को कि जो छोटी मोटी घटनाएं होती है तो हो रही हैं। आप देखिए, इससे पहले बिहार में हमारे बूथ लूट लिए जाते थे, पोलिंग स्टेशन को बर्बाद कर दिया जाता था, गोलियां चलती थी और आमने सामने गोलियां चली हैं। तो ये सब तो बातें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं सख्ती के साथ। देखिए, इसके लिए हमारे सुरक्षा कर्मचारी जो इलेक्शन में लगे हुए थे वो बधाई के पात्र हैं। इलेक्शन ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिनकी चालाकी से और तेजी से काम करने के नतीजे से इतना अच्छा मतदान हुआ है, वो बधाई के पात्र है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बताया है कि जो ईवीएम की बात की है, तो मैं ईवीएम के बारे में आपको और आपके दर्शकों को और आपके सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस अगर कोई ईवीएम हमारी खराब होती है, टेक्निकल चीजें हैं, अगर खराब होती हैं तो ठीक नहीं की जाती मौके पर, बल्कि हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट जो घूम रहे होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक होता है और वो इमीडिएटली रिप्लेस कर दी जाती हैं। और ये भी आपके वोटरों को ध्यान करना चाहिए कि किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है अगर उतनी देर के लिए प्रिसाइडिंग अफसर अपने पास लिख लेते हैं कि इतनी देर के लिए मतदान रुका, उतना ही जो 5 बजे के बाद समय उन वोटर्स को दे दिया जाता है कि वो उनका वोट मतदान पूरा पड़ जाए। अपनी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल कर लें। और ये जो मशीनें हैं, मशीनें रिप्लेस की जाती हैं, यानी तुरंत बदल दी जाती हैं, उसमें ठीक करने का कोई मौका नहीं होता, ना ही चांस लिया जाता है, ना समय बर्बाद किया जाता है। और जहाँ तक सवाल है इस बात का कि जो छोटी मोटी घटनाएं हैं उनकी नजर रखी गई होगी, उन पे FIR हुई होगी, उन पे केस चलेगा। ऐसा नहीं है, जो पुलिस वालों ने केस दर्ज किया है, पुलिस वालों को भी पथराव हुआ है तो उन पे भी वो आइडेंटिफाई करके उनको FIR की गई होगी और उनको अरेस्ट किया जाएगा। और सख्ती के साथ चुनाव हुआ है, इस बात के लिए हमारी प्रदेश की जो अधिकारी हैं और जनता है वो सब बधाई के पात्र है। कितना अच्छा एक 121 सीटों में मतदान शांतिपुर से, हमारे हिसाब से शांतिपुर से बिहार को देखते हुए ठीक है सर, आपके अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। मैं राज बिहारी जी को रुक करना चाहूंगी। मैं सर आपसे भी थोड़ा सा ये समझना चाहूंगी कि अभी आपने डॉक्टर अमीन जी को भी सुना, वो तो ये कह रहे हैं कि 121 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है। आपको भी ऐसा लगता है क्या, या जो मैंने घटनाएं गिनाई कि 12 जगहों से भी कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं सामने, तो सर अभी भी बिहार में सुधार की गुंजाइश है? अभी भी पूरी तरीके से हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं कि इस बार जो 60% का यह आंकड़ा आया वोटिंग का प्रतिशत, ये इसमें संतुष्ट कर जाए? यह आंकड़ा भी और बढ़ना चाहिए या नहीं सर? मुझे लगता है कि पोलिंग परसेंटेज और ज्यादा होनी चाहिए थी जी, लेकिन अभी भी देखिए सही बात तो ये है कि अब भी बिहार के बहुत सारे लोगों के डुप्लीकेट वोट है। जी सर। वोट तो बिहार में बनवा लेते हैं और वो पकड़ में भी नहीं आते हैं वोट। अब बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में रहते हैं, बिहार में दिल्ली में ही वोट बनवा लेते हैं जी। या दिल्ली में वोट ना भी बनवाए तो अपने पंचायत चुनाव के मद्देनजर या कुछ स्थानीय राज्य बिहार में अपना वोट बनवा लेते, लेकिन वोट डाले नहीं जा पाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। बिहार के लोग बहुत बड़ी संख्या में बंगाल में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं और भी यूपी में भी रहते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी बात है कि SIR का जिस तरह से विरोध किया गया, अगर वो SIR को सही तरीके से लागू होने दे, हालांकि SIR पे विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सब सवालों को, उन सब आरोपों की जांच की बाद। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जैसे पहले चुनाव हुआ करते थे, राजनीतिक हिंसा होती थी, वो बहुत मामूली है। ये घटना अगर आप देखें तो बहुत मामूली घटना है। खास तौर पे जो लखीसराय की घटना है कि कुछ दबंग लोगों ने, जिन्हें पिछड़ा वर्ग के बताते हैं, उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लोगों पर अपनी दबंगई दिखाते हुए चुनाव से हिस्सा लेने से रोका। तो ये सब घटनाएं बहुत कम घटनाएं हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो एक राजनीति से जुड़े एक जो मुकाबान घटना है वो हुई है। अगर आप बंगाल की बात करें, क्योंकि मैं बंगाल पे, मैंने अभी राजनीति पे 4 किताबें लिखी हैं, अगर बंगाल की आप बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 80 लोग मारे गए थे। अगर इस तरह से आप देखें तो बहुत एक मामूली मतलब घटना है। हाँ, इतना जरूर है कि बिहार में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, पोलिंग परसेंटेज 20 साल में सबसे ज्यादा हुई है और भी ज्यादा होती, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक दल, या देखिए जिस तरह से चुनाव में बंदिशें लगाई गई हैं, उसे शहरों के मतदाता जो हैं
उनको पता ही नहीं चलता है कि राजनीतिक गांव में फिर भी चर्चा हो जाती है जी। लेकिन जैसे पटना में बता रहे हैं, पटना में तो पिछले चुनाव के मुकाबले कम मतदान हुआ है। पिछली बार 52% था, इस बार 50% के आसपास ही मतदान हुआ है, लेकिन बाकी जगह मतदान बढ़ा है। ये देखने की बात है कि शहरों में मतदान की गति धीमी रही, जिसका असर मतदान पर पड़ा है। अगर शहरों में भी लोग मतदान करने आते तो मुझे लगता है मतदान का प्रतिशत और ज्यादा बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब डॉक्टर अमीन जी, सवाल यही रहेगा आपसे कि वाकई इस बार में ये जो चेंज आया, इस चेंज के पीछे हम क्या असली वजह माने कि आखिर शहरी क्षेत्रों में इतना वोट परसेंट बढ़ क्यों नहीं पाया पिछले साल के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले, माफ कीजिएगा, ये कम क्यों रहा? दूसरा सवाल सर, एक और इसमें मैं ऐड ऑन कर देती हूँ सर। वोट चोरी का मुद्दा भी कई बार उठता आया है अपोजिशन की ओर से। आपने ये देखा कि बिहार विधानसभा के पहले चरण के एक दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वोट चोरी का मुद्दा दोबारा उठा दिया, और इस बार उन्होंने हरियाणा का हवाला दिया और ये कहते हैं कि हरियाणा में जैसे इन्होंने किया है वैसे ही ये बिहार में भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो चुप्पी साधे बैठता है, वो हर बार इनका साथ दे देता है, सत्ता पक्ष के लोगों का। सर, इस पर भी मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाहूंगी। देखिए, जहां तक पटना की बात अभी कर रहे थे हमारे साथी कि वहां पर मतदान कम हुआ है, देखिए जहां पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, वो लोग जिस दिन मतदान होता है उस दिन छुट्टियां होती हैं ऑफिसेस की, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, उनको एक्चुअली आके मतदान में रुचि दिखानी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई एक पटना में नहीं हुआ है, ऐसा शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है, चाहे वो दिल्ली हो या और भी जगह लोग घूमने चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन ये उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मतदान के बाद जहां भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतदान भी उनकी ड्यूटी है। बल्कि कुछ लोग तो समझते हैं कि मुझे लाइन में क्यों लगा जाए, ये भी बात है, और ये हमारा काम नहीं है, हम क्यों जाए वहां पे मतदान करने के लिए। तो उनको सोचने समझने की आवश्यकता है कि पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझनी होगी कि उनके एक मतदान से कितना बड़ा सुधार आ सकता है देश के अंदर। अगर वो मतदान में भाग लेंगे तो देश के अंदर सुधार आएगा और वो एक अपने अच्छे उन्नतशील प्रत्याशी को चुन सकेंगे जिसके अंदर प्रगति करने की इच्छा होगी। जहां तक सवाल आपने दूसरी बात कही है कि ये जो बदलाव देखने को मिला है वो तो कारण है ही है, लेकिन आप ये भी देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना उत्साह था कि वहां पर जो लेडीज थी वो सब ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है। मैं समझता हूं कि सरकार से खुश होंगे लोग, लेकिन एक जगह देखने को मिला मिस्टर सिन्हा का जो डिप्टी सीएम है कि उनके ऊपर पथराव भी हुआ। रीजन क्या था वहां पर कि वहां पर उनको शायद कोई सड़क नहीं बनी थी, इसलिए उस क्षेत्र के लोग उनसे नाराज थे। हाँ भाई, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको तो गुस्सा होगा और उसका वो रोष निकाल रहे थे कि अब आए हैं। सर, वो तो कह रहे हैं कि आरजेडी के समर्थक थे जिन्होंने ये पत्थरबाजी की, जिन्होंने ये हमला किया। आप ये कह रहे हैं कि वो नाराज लोग थे जिनके इलाके में काम नहीं हुआ है। जी 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 जी, वही थी, यही एसएसपी का कहना था वहां पर, जो उन्होंने कहा इस बात को। और जो दूसरी बात आप कह रही हैं, कल जो उन्होंने राहुल गांधी ने जो खुलासा किया था एटम बम का या हाइड्रोजन बम का, उस बम से तो कोई खास ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि जो उस चुनाव की बात कर रहे थे वो चुनाव बहुत पहले हो चुका और उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं था। हाँ, उनका कहना जरूर था, उस पर बहस भी हुई, कई चैनल्स पे सही बातें चली, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इतना इम्पैक्ट गाँव वालों को पड़ा होगा कि हरियाणा के चुनाव का इधर इम्पैक्ट होने वाला है, जिसका नतीजा आपने देख ही लिया। अगर ये होता तो शहर वाले भी आगे बढ़ चढ़ के लॉटरी में सर आपके पास इस बीच एक बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें कि पहले चरण की वोटिंग के बाद से सम्राट चौधरी का बड़ा दावा है 121 में 100 सीटें जीतेगा एनडीए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर से ये बात कही गई है, लालू के परिवार से कोई भी चुनाव नहीं जीतेगा, सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अभी महज पहले चरण का चुनाव, लेकिन आप देखिए कि सम्राट चौधरी कितने कॉन्फिडेंट नजर आ। अब इसे आप कॉन्फिडेंस कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, या आप तय कीजिए, लेकिन सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है पहले ये सुनवा देते हैं। लेकिन मैं पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग
100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। लेकिन मैं पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला। तो एक बार फिर से मेहमानों का रुख मैं कर लेती हूँ। राज बिहारी जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। सर, अभी आपने सुना कि सम्राट चौधरी तो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इस बार एनडीए की सरकार दोबारा से बन रही है। वो ये भी कहते हैं कि लालू परिवार से कोई चुनाव जीतेगा ही नहीं। सर, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में जो है हमेशा कॉन्फिडेंस ही दिखाया जाता है, जिसको हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं जी। क्योंकि कोई भी नहीं मान सकता कि पिछली बार चुनाव में देखेंगे 121 में से 61 सीटें महागठबंधन जीता था और एनडीए 60 सीट जीता था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि या तो फिर आंधी है एनडीए की। अगर एनडीए की आंधी है तो भी 121 में से 100 सीटें एनडीए जीत जाए, मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से माहौल बना, लोग विकास की बात कर रहे हैं। अब विकास की बात करते हुए भी आप ये नहीं कह सकते कि ये विकास की बात कर रहा है तो एनडीए का समर्थन कर रहा है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं हम विकास नहीं कर रहे, हम विकास चाहते हैं, इसलिए बदलाव भी चाहते हैं। तो विकास के साथ विकास करने के लिए जो बदलाव चाहते हैं वो जाहिर है वो महागठबंधन के। तो इस बार माहौल बिल्कुल अलग है, ना किसी की हवा है। लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दों के आधार पे, समर्थन के आधार पे हम ये मान सकते हैं कि एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब रिजल्ट तो 14 तारीख को ही आएंगे। लेकिन 14 सर जी। लेकिन इतना भी नहीं है कि जिस तरह सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि 100 सीटें जीत जाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत बढ़त मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से सीटें हैं 100 जो पहले फेज की जो सीटें हैं, यहाँ पर कई चुनावी समीकरण, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी सर आप भी ये मानते हैं कि वाकई में ये मौका शायद से एनडीए के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है? हाँ, मैं इतना मैं मान रहा हूँ कि एनडीए यहाँ पर पहले के मुकाबले बेहतर करेगा। ठीक है। और पिछली बार 60 आया, अगर 65 भी आता है तो बेहतर ही है। ठीक है सर, ठीक है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी पूर्व संयुक्त निदेशक हमारे साथ ईसीआई से जुड़े। आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। बिहार का फैसला तो अब 14 नवंबर को होगा, इसलिए तब तक के लिए इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि अभी दूसरे चरण का चुनाव होना बाकी है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।